very warm welcome to News Digit फरियाद। एक इंतहाई हंगामा खैज दिन कौमी असम्बली और सेनेट में रहा। हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस, आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल और जजेस एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया। इस मौका पर अपोजिशन अरकान ने दोनों ईवानों में शदीद हंगामा आराई की। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपीज फाड़ दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन रुकन असम्बली शारिक खटक और अता तारड़ के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और फिर दोनों गुत्थम गुत्था भी हो गए। अपोजिशन अरकान के एहतजाज के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने स्पीकर से बिल पर वोटिंग करवाने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर ने भी ऑब्लाइज किया। अपोजिशन की हंगामा के दौरान ही ये वोटिंग करवाई गई। कान पर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, शोर था और जजेस एक्ट में तरमीम का बिल उधर ही मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ उठे। कौमी असम्बली में सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल उन्होंने पेश कर दिया। इस बिल को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान से 6 गुना जो बड़े ममालिक हैं, मसलन भारत, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद चीफ जस्टिस समेत वहाँ पर 34 है। भारत से कई गुना कम आबादी वाले मुल्क को अचानक वजह क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को दुगना करने की ज़रूरत पेश आ गई। अब ये सवाल कौन बताएगा? ये तो उसी वक्त पता चलता अगर कोई डिबेट होती, कोई बातचीत होती। बीच में कोशिश करते रहे बैरिस्टर गौहर कुछ कहने की, बट स्पीकर साहब उनको यही कहते रहे कि पहले आप हमारी बात सुने फिर हम आपकी बात सुनेंगे। हुकूमत ने आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी एक बार फिर रद्दोबदल कर दिया है। हुकूमत ने कमेटी में चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज समेत आईनी अदालत के सबरा को भी कमेटी में शामिल करने का बिल मंजूर कर लिया। आज वज़ीर कानून ने ईवान में जजेस की तादाद में इजाफे का रीज़न क्या है वो कुछ यूँ बताया। Bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024। इस अमेंडमेंट के जरिए जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अप टू 34 किया जा रहा है ताकि सर जो ये बैकलॉग है मुकदमात का उससे भी निपटा जा सके। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सर आईनी बेंचेस के क़याम आएगा उसके लिए भी सर हमें कुछ जजेस चाहिए थे। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी बार बॉडीज हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो बहुत देर से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि जो 4 सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज हैं सर वहाँ पे हज़ारों केस पेंडिंग होने के बावजूद जजेस नहीं जाते। तो हमने सर ये इसलिए तादाद में 34 तक का इजाफा किया है, अप टू 34 है। ये टाइम टू टाइम जितनी रिक्वायरमेंट है ताकि वो जजेस जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर सके। अभी हमारे पास 16 जजेस है, हो सकता है पहली फेज में 6 की ज़रूरत पड़े या 8 की ज़रूरत पड़े। तो टाइम टू टाइम ये जो नंबर है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। वी हैव लेफ्ट इट ओपन फॉर द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये काफ़ी लंबा स्टेटमेंट हमने चलाया, लेकिन कहाँ तक आपको समझ आया? इतने शोर में लग तो ये रहा था कि एहसन इकबाल साहब को भी शायद उनकी बात समझ नहीं आ रही बैकग्राउंड में, क्योंकि उन्होंने भी कानों के ऊपर हेडफोन्स लगाए हुए थे। ऐसे में एक्सप्लेनेशन दी है, रीजनिंग बताई है उन्होंने। गौहर खान साहब ने आकर कहा कि कोई भी आइन साजी आज तक इस हुकूमत ने सही तरीके से की ही नहीं है। उन्हें भी देखिए। जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईवान में आवाज उठाना खत्म किया जा रहा है। हुकूमत को हमेशा की तरह आज बहुत जल्दी पड़ी। जब से ये हुकूमत असम्बली बनी है आज तक कोई एक कानून भी ऐसा पास नहीं हुआ जो रूल्स के मुताबिक इंट्रोड्यूस हुआ हो, वो अपनी कमेटी में जा चुका हो, रिपोर्ट आ चुका हो और उस पर बहस हुई हो और उसके बाद उसको पास किया गया हो। 26वीं तरमीम इसलिए लेके आए कि आपका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत हो गए, इसलिए हम ये कानून साजी कर रहे हैं। आपने तो उस कानून साजी की भी आज खुद नफी कर दी है कि इससे तो नहीं था, आपने तादाद क्यों बढ़ाई। ये हम आपको बता दें कि एक इब्हाम ज़रूर रहा है बहुत ज़्यादा। ये कोई डिस्कस्ड या नोन चीज़ नहीं थी। 26वीं तरमीम में तो बहुत सारी बातें होती रही थी, लेकिन ये कोई अब से कुछ घंटे पहले, बिल पास होने से कुछ घंटे पहले ही ये खबरें गर्दिश होना शुरू हुई कि ये मामलात आने जा रहे हैं पार्लियामान के अंदर। वही सुनकर मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस एक्ट की मंजूरी को आप इस तरीके से करें कि जमहूरियत के चेहरे पर कलंक मल रहे हैं। जरा देखिए।
दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक है। ये उस तरफ इशारा है कि किसी को भी डिटेंशन के बगैर कितने दिन कस्टडी में रखा जा सकता है। एक जानिब हुकूमत अपोजिशन को इत्मीनान में लिए बगैर अहम कानून साजी कर रही है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ कहा है कि नवंबर से नई तहरीक का इंदिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। वो बार बार ये अल्टीमेटम देते हैं, लेकिन ये किस हद तक इफेक्टिव है, ये भी एक सवाल है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी साहब, 26वीं तरमीम का तो आप हमें महीनों पहले जाके बता गए थे, ये किसी को भी पता नहीं था इसके बारे में? इसकी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन ये अचानक जो आज लेके आए स्पेशली सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो 2 साल बढ़ा दी गई, तो वो थोड़ा मुझे नहीं समझ आई कि इतनी जल्दी और क्यों वो लेके आए। जैसे कामरान खान साहब ने कहा है कि शायद यूएस इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम किस्म की जो एक फूल प्रूफिंग करनी जरूरी थी, बट आई डोंट नो फ्रैंकली। कामरान खान साहब ने जो उन्होंने मैसेज दिया है एक्स के ऊपर, वो ऑलमोस्ट वही अजम्पशन है कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं प्रेसिडेंट यूएसए के। बट आप मुख्तलिफ लोगों से पूछें जो उसके ऊपर नज़र रखते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त प्रायोरिटी ही नहीं है, बहुत देर बाद शायद जाके पाकिस्तान के ऊपर नजर भी आए, तो ये खदशा क्यों होगा? देखिए, बात तो सूर्य तौर पे तो ठीक है कि मुल्क के हिसाब से तो पाकिस्तान की रेलिवेंस उस तरह नहीं है, और अभी बल्कि आप देखें कि इजराइल के ऊपर गजा को इशू को लेके जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई रियाज में, किसी ने शहबाज शरीफ साहब को तो उसमें बुलाने की भी जहमत नहीं की। यूरोपीय यूनियन के किसी लीडर ने अभी तक शहबाज शरीफ को कभी कॉल ही नहीं किया, बल्कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को इन्होंने मुबारक के लिए फ़ोन किया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। सो यू कैन इमेजिन कि इस वक्त जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें तो इस हुकूमत को और पाकिस्तान को किस तरह से देखा जा रहा है, और वो कोई इंकरेजिंग तस्वीर तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक ट्रंप का ये कहना कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, देखिए हो भी सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें जिस तरह से पाकिस्तान में मिलिट्री एक बहुत बड़ी रियलिटी है, इसी तरीके से अमेरिका भी बहुत बड़ी रियलिटी है, सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़ी रियलिटी है, चाइना और यूएई भी बहुत बड़ी रियलिटी है, और किसी हद तक टर्की भी है। तो ये ममालिक की एक अपनी अपनी अहमियत है पाकिस्तान के ताल्लुकात के एतबार से, और ट्रंप का ये तो अलबत्ता तय बात है कि जो रिलेशनशिप है इमरान खान के साथ वो कुछ सुपरफिशियल नहीं है, वो सतही ताल्लुक नहीं है उनका। ख़ुसूसन उनकी जो कुशनर और इवानका ट्रंप है, वो इमरान खान का बहुत ख्याल करती हैं, क्योंकि उनकी जो वालदा थी इवाना ट्रंप, वो करीबी दोस्त थी इमरान खान की 80 की दहाई में। सो इनका ताल्लुक तो बहुत पुराना जाता है। मैं पूछना चाहिए थी, क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, कि असल में किस हद तक एक लेवरेज मिल सकता है उनको, क्योंकि ताल्लुकात पर्सनल तो नहीं होते, मुल्क टू मुल्क होते हैं। एक तो देखो ना फ्रिया, एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि पर्सनल ताल्लुकात तो हैं ट्रंप के। दूसरा, अमेरिका में अब ये तासुर आम है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान की हुकूमत को फारग करने में अहम किरदार अदा किया है, और रिपब्लिकन्स में ये चीज़ भी कोई अच्छी नहीं जाती। और ट्रंप तो आपको पता ही है कि बाइडेन का हर काम उन्होंने तय किया हुआ है कि उन्होंने रिवर्स करना है। सो पहली बात तो यह है कि एग्रीइंग विद यू ऑन योर फर्स्ट जो आपने बात कही कि पाकिस्तान की रेलिवेंस इतनी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई फौरी तौर पे हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसके अपने डायनामिक्स भी हैं, एंड एक्चुअली ट्रंप विक्ट्री कैन प्ले इनटू पाकिस्तान पॉलिटिक्स, तो इसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। ओके, सो मुझे आपसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड जजेस की तादाद के बारे में पूछना है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मुझे बताइएगा, और आपका ये फेवरेट टॉपिक है शायद, ज़बाबंदी से पहले इस मामले पर, कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो अगेन बैंक क्यों करती है किसी और के ऊपर?
कि फलाने से बात हो जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, मौलाना से बात हो जाए तो ये हो जाएगा, मौलाना रोक लेंगे तरमीम को, या डोनाल्ड ट्रंप आ जाए तो मामला ठीक हो जाएगा, उनकी अपनी स्ट्रेटजी किधर है? नहीं, अपनी स्ट्रेटजी तो नजर नहीं आती उस तरह, लेकिन आपने जिस तरह खुद ही कह दिया, अब मुझे सच्ची बात यह है कि 2 बार आपका जरा मैसेज आ चुका है कि आपने नहीं तनकीद करनी, तो फिर मैं अब तनकीद नहीं कर रहा। वो मैं समझता हूँ चलिए तारीफ कर दें, ना करने का थोड़ी तारीफ कर दें आज। वो भी तारीफ तो खैर करना बहुत ही मुश्किल काम है इस वक्त, लेकिन तनकीद ना करने का भी फ्रैंकली खान साहब को तो नुकसान ही होगा। लेकिन चले, अब वो कहते हैं, और वो जाहिर है जेल में है, हमारे लीडर है, जो वो कहते हैं फिर उस पर अमल तो करना है। राइट, सो अब जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी है हुकूमत ने। इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? केसेस जल्दी खत्म होंगे? देखिए प्रिया, ये जो अभी आपने पहले आजम तारड़ की तकरीर सुनाई या चीजें की, देखिए इनका कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने जुडिशरी को, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद की पुलिस, नैब, FIA, पंजाब पुलिस टाइप कोई महकमा बनाना है, और उसी के ऊपर सारी एफर्ट्स, सारी लेजिस्लेशन, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे आज की तरमीम हो, इसका एक ही मकसद है, और वो मकसद है सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा ख़त्म करना। और ये कि जब फैसले हुआ करें तो जिस तरह ये फ़ोन उठा के हुक्म देते हैं IG इस्लामाबाद को, वो बगैर देखे सुने अंधों की तरह पीछे लग जाता है। ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज भी, अटॉर्नी जनरल को, लॉ मिनिस्टर को, पहले जजमेंट भेजा करें और ये पढ़ के उसको देखें कि ये सही है, तो फिर वो उसको अलाउ करें, अनाउंस करें, वरना अनाउंस ना करें। इस किस्म का एक स्ट्रक्चर जो है ये खड़ा करना चाहते हैं। और अब ये जो जजेस की तादाद बढ़ाना, देखें ना, आपने कहा कि इंडिया में 33 जजेस हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए अमेरिका में 9 जजेस हैं, बरतानिया में 12 जजेस हैं, जर्मनी में 16 जजेस हैं। कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट को बैकलॉग के ऊपर तो नहीं जजेस के ऊपर बनाई जाती। यहाँ पे जो तबाहकुन काम कर रहे हैं, और मुझे तो अब यकीन है कि बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शंस के अंदर पाकिस्तान को एक कन्फेडरेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। पहले उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम से चोले हिला दी फेडरेशन की। आप मुझे दुनिया में एक मिसाल बता दें जहां सुप्रीम कोर्ट सूबों के कोर्टों के ऊपर जो है वो बनी हुई हो, और ये कह रहे हैं कि नहीं जी वहां पे सिंधी स्पीकिंग जज भी होना चाहिए, और वहां पे ये भी होना चाहिए, वहां पे वो। कभी दुनिया में आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह से कोर्टों के ऊपर बन जाए? ये तो तबाह बर्बाद कर देंगे फेडरेशन को। आईनी बेंच जो बना रहे हैं, आप मुझे बताएं, पानी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल सिंध का आईनी बेंच क्या फैसला देगा, पंजाब का आईनी बेंच क्या फैसला देगा, KP का क्या देगा? क्या आप सूबों के ऊपर जो ऐसा से डिवीजन करते हैं? सो इन्होंने तो फैसला कर लिया है कि हमारे इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान चाहे फेडरेशन रहती है नहीं रहती, हमें कोई परवाह नहीं है। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन में ज्वाइन करें। थैंक यू एतजाज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 34 करने का बिल मंजूर कराया आज हुकूमत ने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रद्दोबदल करते हुए चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और आईनी अदालत के रुकन अब उसमें शामिल होंगे। अगेन इस कमेटी में कोई मसला है, बार बार इसमें रद्दोबदल होती है। अब जो कानून साजी की है गवर्नमेंट ने, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो जो इन्होंने उसके बारे में चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह के बारे में जो किया है, अभी तज़ामीन जो की है इस मौजू पे, वो तो अगेन जज स्पेसिफिक है, और वो सिर्फ जज से, वो मंसूर अली शाह से आपको कोई बहुत खौफ है प्राइम मिनिस्टर, और वो उनको हर लिहाज से, हर हाल में किसी फैसले, आईनी फैसले करने से बाज रखने या दूर रखना चाहते हैं उससे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। दूसरी बात जो है कि असल बात तो ये है कि 2 बातें हैं। एक तो ये जो इन्होंने इस असेंबली ने सब कुछ किया है बगैर बहस किए, एक लफ्ज बहस कर लिया। अब बगैर बहस किए जो कानून पास हो, वो मैं आपको बता दूं देर पा नहीं होते।
या वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। बट ओवरऑल इत्तेज़ाज़ साहब, कोई वकला की तरफ से हम रिएक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं देख रहे हैं। बार बार बात होती है वकला तहरीक की, लेकिन लगता यह है कि एक जनरल एक्सेप्टेंस है इस कानून साजी के हवाले से। नहीं, इसमें वकला तहरीक ज़रा मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो जाएगी। राइट, इत्तेज़ाज़ हो गया। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इत्तेज़ाज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। कमिंग बैक टू यू फवाद चौधरी साहब, एक तो इंतज़ार पंचोता साहब का भी बीच में मामला हुआ है, सो योर कमेंट्स ऑन दैट। कोई कमेंट नहीं, क्या कमेंट है उसके ऊपर? तो नॉर्मलाइज हो गया पाकिस्तान में, हम लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, 6-7 महीने जेलों में डाल दिया गया, बाहर आ गए, बस अल्लाह खैर सल्लाह, बात खत्म हो गई। उसके बाद अब तो खैर एक रूटीन है जिसके बाद जो है वो लोगों को उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उसके ऊपर लोग बाद में बाहर आ जाते हैं। बातें करने का क्या फ़ायदा है? दोबारा जाके जो है वो वही तशद्दुद सहना है, उधर ही कैद में रहना है, तो उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं है। लिहाजा चूँकि ये सोसाइटी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और नॉर्मलाइज हो गई है हर बर्बरियत, फस्तायत, तो ये सोसाइटीज़ फिर सफ़र तो करती है, लेकिन कई दफ़ा वक्त लग जाता है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चूँकि स्ट्रेटजी नहीं है कोई पीटीआई के पास इस कोई मुकाबला करने की, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली जो ताकत है, ब्रूटल ताकत है, लेकिन उस पे क्या करे? इंतजार पंजोता क्या करेगा? वो कोई बंदूक लेके मादला की पहाड़ियों पता नहीं चढ़ जाएगा ना। अभी आपने मेंशन किया कि आपके साथ भी हुआ, आप इसको डिस्कस, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कभी नहीं किया। क्या इसकी वजह है कि वो एम्पैथी नहीं नज़र आती पीटीआई के अंदर उन लोगों के लिए जो आप कह रहे हैं कि जिन पे तशद्दुद हुआ या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हुई? मसलन आपकी एग्जांपल ले लें, आपको बरमला पार्टी कहती है कि नहीं, पार्टी के कुछ लोग कहते हैं चले कि नहीं, आप प्लांटेड हैं, आपको भेजा जा रहा है ताकि लड़ाई कराई जाए पीटीआई में, नॉट कंसिडरिंग व्हाट यू वेंट थ्रू। इसकी क्या वजह है? एम्पैथी क्यों नहीं है? पार्टी तो किसी के साथ भी नहीं खड़ी हुई, मतलब टू बी फेयर विद, इवन जब तक ये हुकूमत थी शहबाज गिल के साथ भी पार्टी कहाँ पे उस तरह से खड़ी हुई, बाकियों के साथ पार्टी कहाँ पे जो है वो खड़ी हुई। अब भी जो लोग जो बाहर हैं, टू बी फेयर विद, हमाद अजहर हैं, असलम इकबाल हैं, ये जो बाकी लोग हैं, इनके साथ आपको कब उतना ही तनकीद जो है उनके ऊपर नजर आती है। शहरियार अफरीदी को आप देखें, वो छोड़ गया, अली मोहम्मद खान जो है उसका आप देखें क्या है, कहाँ पे खड़ा है। तो ये रोज जो है ये तो एक दूसरे को गद्दारियों के फतवे लगाने से फुर्सत नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। पार्टी के अंदर भी कोई एहसास नहीं है। जिस वक्त पीएमएलएन के साथ मुश्किल वक्त था, वो लोग खड़े हुए एक दूसरे के लिए और पीटीआई ने ऐसा नहीं किया। इंतजार पंचोता साहब के लिए देख लें कि किसने आवाज उठाई थी उनके लिए, कुछ लोग होंगे बस। हाँ सही बात है, बस हम लोगों ने आवाज उठाई थी, बाकी तो लोगों ने कोई खास आवाज उस पर भी नहीं उठाई, बल्कि आधे तो लोग ये लगे हुए थे नहीं वो खुद ही छुपा हुआ है। तो जाहिर है कि ये पार्टी के अंदर भी तो आप देखें ना, एक सारे आगे हैं टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स आ गए हैं, उनको पता नहीं है वो एक बात अपनी जो है वो उनका ख्याल है कि सारे मर जाएंगे फिर हम इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो एक्चुअली तो वो पीटीआई को अंदर से ज़्यादा जो है इस वक्त नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन बहरहाल हमारे वो नॉट विद स्टैंडिंग दैट, आई थिंक कि मेनली तो जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की वो तो सभी के लिए खतरा है। और वो जिसमें जॉन एलियट ने कहा था ना, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो पाकिस्तान तो एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक रोलर कोस्टर पे है, कोई किसी को समझ नहीं आ रही है इसको स्टेबलाइज कैसे करना है, बेटी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे एक बड़ी सतही सी हमारी इस वक्त सारी की सारी सोच है। और देखते हैं कि ये आगे किस तरह से शेप अप होती है, बिकॉज मुझे तो कोई अच्छी शेप अप होती नजर नहीं आ रही। ओके, आज एक और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, क्योंकि आज बुशरा बीबी जिस तक आई हैं कोर्ट में, तो वो आप दीदा भी हो गई हैं और ये हर जगह पे खबर चली भी है।
उन्होंने ये भी कहा, उनका मैं पीटीआई के वकील ने, ज़रा देख लीजिए क्या हुआ आज। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स में कहा कि बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश होना था, जेल हुकाम को हिदायत करें बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए हाजिर करें। वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की कि बानी पीटीआई के हद तक अदालत सख्ती से हुक्म दे तभी उनको पेश किया जा सकेगा। पीटीआई के वकील ने दलाइल में कहा कि 1.5 साल हो गया इस मुकदमे में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, फरा और शहजाद अकबर समेत 5 मुल्ज़मान हो गए। सिर्फ 2 मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, बाकी की नहीं हैं। बुशरा बीबी रोस्टम पर आ गई और कमरा अदालत में रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं, जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता। मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी। So there was a meltdown, mellowed moment in the court. But आप प्रोपगेट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को और अलीमा खान को लीड करना चाहिए, बेस्ड ऑन व्हाट, कंसिडरिंग कि वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं इस वक्त। लेकिन ना इशू ये है प्रिया कि जो सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री अगर आप देखें उसमें जब इतनी मुश्किलात में ख़वातीन जो हैं ख़ानदान की, उन्होंने ही लीड किया है। जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी वालदा जो नॉन पॉलिटिकल थी, उन्होंने उनकी रिहाई की मूवमेंट चलाई थी। नुसरत भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मूवमेंट चलाई थी, बेनज़ीर भुट्टो ने चलाई थी। फिर तो मरियम नवाज का भी फिर नाम लेना, मरियम नवाज ने भी फिर नवाज, बिल्कुल मैं उधर ही आ रहा था। कुलसूम नवाज साहिबा ने चलाई थी तहरीक और फिर मरियम नवाज ने भी चलाई। सो ये एक मरियम तो लेकिन पॉलिटिक्स में आ गई, बाहर में बहुत सारी ख़वातीन नहीं आई पॉलिटिक्स में, वो सिर्फ रिहाई तक रही। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कारकुन है पीटीआई का वो जुड़ता सिर्फ बुशरा बीबी के साथ है और वो या उनके ख़ानदान के बाकी लोगों के साथ जुड़ता है। So you're saying कि as opposed to अलीमा खान, बुशरा बीबी के साथ ज़्यादा कनेक्शन है कारकुनान का? ये तो उनका अपना फैमिली का एक होगा, कैसे वो करते हैं, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल वो कैसे वो करेंगे। लेकिन इशू ये है कि वो तो जो भी होगा, एक आपने इमरान खान की रिहाई तक ही चलानी है ना, असल लीडर तो इमरान खान है ना। वो तो जाहिर है अलीमा बीबी या बुशरा बीबी ने कोई पार्टी के ऊपर उस तरह तो वो लीड नहीं करनी, लीड तो इमरान खान ने करनी है। रिहाई की मूवमेंट तो दोनों भी चला सकते हैं, तीनों भी चला सकते हैं, खानदान के और लोग भी चला सकते हैं और उनको चलानी चाहिए। कंसीडरिंग कि पीटीआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है अगेंस्ट मोरोसी सियासत, बाहर आना ही, हाँ तो ये सियासत तो नहीं है ना, ये तो हकूक की जदोजहद है। और हकूक की जदोजहद में भाई अंदर है, खामद अंदर है, तो खानदान क्या घर पे बैठ जाएगा? उन्हें तो फर्ज बनता है उनका कि ये इसकी तहरीक को लीड करें और वो आगे आके इसको चलाएं। क्योंकि देखिए बाकी किसी के साथ लोग नहीं जुड़ते और लोग जुड़ ही नहीं सकते किसी और के साथ, वो सिर्फ फैमिली के साथ ही जुड़ेंगे। और इसी वजह से ही अगर आप इफेक्टिव तहरीक चलाना चाहते हैं तो वो फिर खानदान के लोग ही चला सकते हैं, बाहर के लोगों की कैपेसिटी भी नहीं है। या तो ना तंजीम हो, कोई बड़ी अच्छी बनी हुई तंजीम हो तो वो तंजीम चला लेती है, लेकिन वो है नहीं। तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट तंजीम जो वर्कर्स इकट्ठा होना है वो फैमिली मेंबर्स के राइट। चौधरी साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कल अमेरिका में सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है मिडिल ईस्ट के इशूज पे, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कल अमेरिका में सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं और कल के दिन ही ईरान की जानिब से इजराइल पर हमले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर ईरान कल के दिन इजराइल पर जवाबी हमला कर देता है तो शायद ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी पैगाम देने के मुतरादिफ होगा। ईरान ने इजराइल पर हमले के हवाले से खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया है, ताहम हमले के वक्त का तयन ताहाल बाकी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है कि ईरान ने खित्ते के सफारतकारों को इंदिया दे दिया है कि वो आइंदा दिनों में इजराइल पर मज़ीद ताकतवर जंगी हथियारों से भरपूर और पेचीदा हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। अखबार के मुताबिक इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से रोकने के लिए अमरीकी इंतबा को ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। इस इंतबा के बावजूद ईरान की जानिब से अरब सफारतकारों को आगाही दी गई है कि ईरान इजराइल पर पहले से ज़्यादा ताकतवर हथियारों के साथ जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ताहाल इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की जा सकती कि ईरान की जानिब से हकीकत में हमले की धमकी दी गई है या फिर ये सिर्फ एक सख्त बयान है।
खबर के मुताबिक ईरान की जानिब से अरब सफारतकारों को भी ये बता दिया गया है कि इजरायली हमले में 4 अफसरान और एक सिविलियन की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान के अगले हमले में ईरानी फौज भी भरपूर हिस्सा लेगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक एक मिस्री एहलकार ने बताया कि ईरान ने निजी तौर पर एक मजबूत और पेचीदा रद्द-ए-अमल से खबरदार करते हुए कहा है कि उनकी फौज ने अपने लोगों को खोया है, लिहाजा उन्हें अब जवाब देने की ज़रूरत है। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि अमेरिका हो या इजराइल, उनको हमारी जानिब से जवाब मिलेगा। ज़रा देखिए। डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ लाइकली इट इज़ कि ऐसा हो? देखें जी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी कि अगर उस दिन जब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और ये इजराइल ये हमला करता है, अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका की लीडरशिप तो हमें पहले नज़र नहीं आ रही, तो क्या अमेरिका ऐसा करने देगा कि जिस दिन सारी की सारी दुनिया अमेरिका के इलेक्शंस को देख रही है? देखें, पूरी दुनिया में एक ऑलरेडी हम कन्वेंशनल वॉर्स देख रहे हैं, मिडल ईस्ट देख लें, रशिया यूक्रेन देख लें, इंडो पैसिफिक रीजन देख लें, साउथ चाइना सी देख लें, ताइवान के इश्यूज़ को देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जंग लगने वाली है और कुछ हिस्सों जो दुनिया में जंगें लगी हुई हैं। सो क्वेश्चन यह है कि अमेरिका को अपनी जो अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप है, अमेरिका की कांग्रेस है, उनको इजराइल को इस चीज़ पर मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इस दिन वो अटैक करते हैं तो इट मीन्स कि वो अमेरिका की वीकनेस पे हमला कर रहे हैं। वो अमेरिकन को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको डिक्टेट करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि इजराइल ऐसी कोशिश नहीं करेगा, और लेकिन इजराइल जैसे वो समझते हैं ना कि हर मुल्क के पास हक होता है कि वो धमकी देगा और ऐसी बात करेगा जिससे एक पैनिक क्योस क्राइसिस पैदा हो, वो मुसलसल ये कर रहे हैं। और कई दफ़ा आपको पता है जो पैनिक अटैक्स होते हैं इसकी वजह से समटाइम्स आपने साइकोलॉजिकल बैटल्स जीतनी होती हैं। तो आई थिंक इजराइली बार बार ये कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ईरान को हिट नहीं कर रहे। जो कर भी रहे हैं तो बड़ा नॉमिनल सा कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट देयर अरब पार्टनर्स को इंगेज नहीं करना चाहते। अगर ईरान डायरेक्ट वॉर में आता है तो अरब पार्टनर्स भी आएंगे, जो मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन फौजें खुद खित्ते में बैठी हुई हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई कि ये वार्निंग ईरान की तरफ से दी गई है टू इजराइल, नॉट फ्रॉम इजराइल टू ईरान। बट लेट्स मूव ऑन कि अगर ये मशरिक के वुस्ता के मामलात मेन फीचर भी रहा है अमेरिकन इलेक्शन में, सो वो मामलात तो वहीं के वहीं मौजूद हैं, क्या आपको कोई तब्दीली नज़र आती है दोनों की जीतने की सूरत में? अगर कैमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं या डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, मिडिल ईस्ट के इश्यूज को किधर देखते हैं आप? देखिए, मिडल ईस्ट का इशू जो है, अगर आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे पावर में आए थे तो ऐसे लग रहा था कि इजराइल ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। जैरेड कुशनर की मुदाखलत मिडल ईस्ट में बहुत बढ़ गई थी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट के सन इन लॉ थे। फिर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल चेंज किया, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करवाया, तो वो एक और सिचुएशन उस वक्त बिल्कुल बन गई थी और ऐसे लग रहा था कि इजराइल बड़ा कंफर्टेबली प्ले कर रहा है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अभी यूएन जनरल असेंबली के इजलास के बाद डोनाल्ड ट्रंप को मारा लागो भी मिलने गए, तो दैट इज वन पॉइंट। और अगर डेमोक्रेट्स दोबारा आते हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी तक वो थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ओबामा की बहुत ज़्यादा जो है वो से होगी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर ओबामा की से होती है तो आपको याद होगा कि ओबामा के आखिरी टर्म में 2016 में ओबामा ने बड़ी टफ लाइन ली थी इजराइल के ऊपर, और इवन के बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे, तो वो गए थे तो ओबामा नहीं मिले थे उनको। सो लग ये रहा है कि कैमला हैरिस जो है वो शायद एक डिफरेंट अप्रोच ले ऑन इजराइल इन केस वो जीतती हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जो हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कहते हैं कि मैं नई जंगें शुरू नहीं करता, मैं नया जो है वो महाज नहीं खोलता, मैं टैरिफ्स के जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता हूं, तो हो सकता है वो भी इजराइल को कन्विंस करें कि इसको बंद करें, क्योंकि उनके जो बाकी रीजनल पार्टनर्स हैं वो भी तंग हो रहे हैं और अमेरिका का अपना भी बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा आ रहा है और वो स्ट्रेस्ड है अमेरिका। आपको पता है वो कह रहे हैं कि हमें दुनिया का पुलिसमैन नहीं बनना, हमें दुनिया से हमें वापस आके अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है, हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बिजनेसेस करने हैं, री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। सो लगता तो ये है कि डेमोक्रेट्स अगर कैमला हैरिस जीती है तो
वो एक टफ लाइन ले सकती हैं इजराइल के ऊपर, और क्योंकि अभी तो सब रुके हुए हैं बिकॉज इलेक्शंस हैं, तो कोई भी इजराइल लॉबी को जो है वो नाराज नहीं करना चाहता अमेरिका के अंदर। राइट, सो अगर क्योंकि हमने देखा इन पर्टिकुलर अमन की बात तो सभी कर रहे हैं, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इफ़ यू वोट मी यू विल बी वोटिंग फॉर पीस। मिडल ईस्ट के पीस को वो कहते हैं कि मैं 24 घंटे में करवा सकता हूँ। क्या अगर ये पीस एफर्ट्स शुरू होती हैं आफ्टर द इलेक्शन तो इजराइल को रिकग्नाइज करने का प्रेशर दोबारा आ सकता है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मुझे लग ये रहा है कि जो इजराइल ने अभी 42,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इतना आसान होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे चलें तो जो इब्राहिम अकॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप ने कराया था, उसके बाद खित्ते के अंदर ये एपिटाइट मौजूद है, जिसमें बड़े ताकतवर जो अरब ममालिक हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमें अमेरिका सिक्योरिटी एश्योरेंसेस देता है, हमें फॉर एग्जांपल सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम देता है, जिस तरह सऊदी अरब भी कहता है कि हमें सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जाए, हमें सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दी जाएं, तो हम शायद जो है वो इस लाइन लेंथ पे सोच सकते हैं और इजराइल भी फ़लस्तीनियों को कोई कंसेशन दे। तो रेडिकल तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जितनी रेडिकल जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त इजराइल के अंदर है, क्या वो इसी सब कुछ मानेगी? क्योंकि एट टाइम्स जो वॉर मशीनरी होती है, जो वॉर्स होती हैं, वो आपको हेल्प आउट करती हैं इन स्टेइंग इन पावर एंड, और आपकी जो इकोनॉमी है उसको भी हेल्प आउट कर रही होती है। सो आपको बहुत सारे एंगल को देखना होता है वॉर बंद करने से पहले या नए अल्टरनेट ऑप्शंस देने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल एक मिनट मेरे पास है, क्विक क्वेश्चन। पाकिस्तान के लिए आपकी ओपिनियन में, कंसीडरिंग यू हैव अ गुड आई ओवर द इश्यूज, आपकी नज़र में कौन बेहतर है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स? देखिए दोनों ने ताल्लुकात डाउनग्रेड किए थे। ट्रंप ने हमारी सपोर्ट बंद की थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ वैसे ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दिए, लेकिन दोनों हमें एक स्टेबल मुल्क के तौर पे देखना चाहते हैं, हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी वाइज भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे यही कि हमें हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को मेंटेन करने में, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को मेंटेन करने में हमारी क्या मदद की जाती है, क्योंकि वो हमें एक लॉन्ग टर्म चीज़ को देखना है। बाकी दोनों जो कोई भी आए, जो हमारे ताल्लुकात हैं वो लार्जली पेंटागन एंड हैवीली डोमिनेट करते हैं एजेंडा को, लेकिन अमेरिका का पाकिस्तान की पार्लियामेंट को सपोर्ट करना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, इट्स ऑलवेज देयर। डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन अहम डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। अमेरिका का इलेक्शन होता ही इसलिए अहम है कि वहाँ पर एक मुल्क का नहीं है, उससे जुड़े बहुत सारे इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज हैं जिनके ऊपर उसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। सो वी विल कीप यू अपडेटेड। हमारे चैनल के ऊपर बैक टू बैक ट्रांसमिशन होगी कल के दिन भी। सो कीप योर सेल्फ पोस्टेड। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।